हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि एसएससी की जो श्रृंखलाएं हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं सारे सब्जेक्ट की PYQ के रूप में। तो आज हम लोग जीके और जीएस का जो पोर्शन होगा 20 क्वेश्चनों को वो सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो दिनांक होगा 12 जनवरी 2023 में जो किस नंबर की, तो 4th नंबर की जो आपकी शिफ्ट हुई थी उसका ये होगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग आज इसका पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डैश डैश अनुच्छेद हैं, 2, 5, 4 या 3। यानी कि कहने का मतलब है कि जो समानता का अधिकार है वो कितने अनुच्छेदों तक विस्तार है, यानी कि कितने अनुच्छेदों में इसकी व्याख्या की गई है। तो वैसे सही आंसर इसमें क्या आपका है, तो वो है 5। कितना है, 5 है। ठीक है ना, कितना है, 5 है। देखिए कहाँ से कहाँ तक की हम लोग बात करते हैं। देखिए समानता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है ये हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद आपका 14 से लेकर 18 तक है ना, 14 से लेकर 18 तक है। तो जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 14 एक हो गया, फिर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। तो कितने आर्टिकल हो गए, क्या 5 हो गए? हाँ 5 हो गए। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, पता है कि विधि के समक्ष समता, यही तो है, विधि के समक्ष समता ये कहा गया है। फिर 15 में क्या है, 15 में ये बताया गया है कि चाहे भाई धर्म हो, नस्ल, वंश, जाति, के आधार पर भेदभाव जो होगा उसका प्रतिषेध है। ठीक है, भेदभाव का क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, ये क्या है। आर्टिकल 16 में क्या है, सार्वजनिक सार्वजनिक अवसरों, यानी जिसको कहते हैं लोक नियोजन, जो राज्य सरकार की जो भी कह सकते हैं वैकेंसीज होते हैं उसमें सभी को क्या मिलेगा, समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है, इसमें है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और इस 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। लेकिन सेना और साहित्य में उपाधियां आज भी दी जाती हैं, कि वो उपाधि नहीं है, वो एक सम्मान है। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना ये 5 हैं। अगला क्वेश्चन है RUSA यानी रूसा, भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वादों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राजीव गांधी उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ऊंची शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर सीख अभियान। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, जो ये अभियान जो ये चलाया गया वो 2013 में, यानी कि इसका काम क्या है कि जो उच्च शिक्षा है उस पर विचार करना, ठीक है, कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, ये सब इसका काम था राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान का। ठीक है, अगला भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश डैश द्वारा की गई थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये लिखा हुआ है शहरी, भारतीय शहरी पूर्ण जनगणना 1830 में कराया गया था। किसके द्वारा, तो कह सकते हैं ये कराया गया था हेनरी वाल्टर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, हेनरी वाल्टर द्वारा। अच्छा, क्या आपको पता है कि कह सकते हैं कि फर्स्ट यानी कि प्रथम जो जनगणना कराई गई थी
भारत में ब्रिटिशों द्वारा वो कब कराई गई थी? 1872 में, ठीक है। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं कि जो फर्स्ट दशकीय जनगणना शुरू किया गया था वो कब? तो 1881 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के समय शुरू किया गया, ठीक है, समय। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये लॉर्ड रिपन वाली जनगणना थी, इसमें जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था? जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था WC नाम था पब्लो, ठीक है। WC पब्लो इनका क्या था? नाम था, ठीक है। WC पब्लो इनको बनाया गया था। WC प्लावन, ठीक है, WC प्लावन। तो ये इम्पोर्टेंट बड़ी है कि मतलब जो 1881 में लॉर्ड रिपन ने जो गणना कराई, उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे WC प्लावन, ठीक है। अगर मैं अभी बात करूं, जो 2011 में जो आपका सेंसस हुआ है, यानी जनगणना हुई है, इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? तो हम बताएंगे कि इसके जनगणना आयुक्त कौन थे। तो C चंद्रमौली, ठीक है। तो 2011 में जो हुआ था, ये 15वीं क्या थी? जनगणना थी, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं होगी, ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत के GDP को बढ़ाना, कृषि का विकास करना, प्राथमिक विकास की प्रक्रिया शुरू करना, शिक्षा को अधिक महत्व देना। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना है, तो शुरुआत यानी प्राथमिकता दी थी किसको? कृषि का विकास। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, हमने कब शुरू किया था? 1951 से लेकर 1956 तक इसको चलाया था, 1956 तक चलाया था। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? और इसका मॉडल अगर पूछता है मॉडल, तो बताना हेराल्ड डोबर, यानी इसको तैयार किया था हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेराल्ड डोमर। अगर देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्तर में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई थी? लुसानी में आयोजित 135वें, वर्चुअली आयोजित 137वें, वर्चुअली आयोजित 136वें, या टोक्यो में आयोजित 138वें? तो जो इसका आपका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? वर्चुअली आयोजित हुआ था 137वें नंबर का, ठीक है। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति है, कमेटी है, तो बताना है कि इसका कह सकते हैं कि 140वां जो सत्र है 2023 में, ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में, ठीक है, मुंबई यानी कि भारत, यहाँ पे हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, मुंबई भारत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अगर गठन पूछ लिया जाए, तो गठन बताएंगे कब हुआ था इसका? तो 23 आप ध्यान रखो, जून 1894, जबकि प्रथम खेल 1896 में स्टार्ट हुआ था। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश डैश होते हैं, क्या होते हैं? तो साइक्लोमेटा देखो, प्रोटोकार्डेटा, कैशेरुकी, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे देखा जाए कि जो साइक्लोस्टोमेटा है, ये एक ग्रुप होता है किसका? तो कैशेरुकी का। किसका होता है? कैशेरुकी का क्या होता है? एक ग्रुप होता है। तो ये जबड़े रहित होते हैं, ठीक है ना, जबड़े रहित होते हैं, सहित नहीं होते। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है?
O या Be या Le, यानी कि कह सकते हैं कि ये बोरान है, ऑक्सीजन है, बेरिलियम है, लिथियम है। तो सबसे कम किसका होगा? तो इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे कम होता है किसका? ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, मतलब इनमें से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का ही क्या है? सबसे कम होता है। तो आपने आवर्त सारणी पढ़ रखी होगी। ठीक है, जैसे हमने जो इस तरीके से आवर्त सारणी हमने पढ़ रखा ना, इस तरीके से आवर्त सारणी। ठीक है, ऐसे आवर्त सारणी हमने पढ़ रखा है। तो आवर्त सारणी में बहुत सारे आपके क्या बनते हैं? सवाल बन जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर सवाल आपसे आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तो वो तैयार की थी मोजले ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में किसने तैयार किया था? तो मोजले ने किया था। ठीक है, मोजले द्वारा तैयार किया था। लेकिन पहली आवर्त सारणी देखेंगे तो हालांकि मेंडलीफ ने तैयार किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो परमाणु की बात करते हैं, परमाणु जो त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्रम परमाणु त्रिज्या का बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो, प्रसिद्ध लोसांग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, राजस्थान, मणिपुर या असम? देखो तो लोसांग जो है, लोसांग, तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में और अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्यौहार एक आपका होगा, इसका नाम है सागा दावा। ये बुद्ध जयंती मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लोसांग यहाँ पे चलता ही चलता है। और सिक्किम में पता होगा कि सिक्किम की अगर कह सकते हैं क्या कि राजकीय अगर आ जाए कि यहाँ पे पशु क्या है, तो वह है लाल पांडा। लाल पांडा यहाँ का क्या राजकीय पशु है। राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है गणगौर महोत्सव। गणगौर महोत्सव। इसके अलावा पुष्कर ऊंट महोत्सव। पुष्कर ऊंट महोत्सव यहाँ का है। मणिपुर में देखा जाए तो मणिपुर में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मनाया जाता है आपका लाई हरोबा पर्व। लाई हरोबा पर्व मनाया जाता है आपका। एक है यहाँ पे ली नगाई नी, आपका एक पर्व है। संघाई, यहाँ पर आपका एक संघाई त्यौहार है या पर्व है, क्योंकि संघाई हिरण होते हैं, हिरण की एक प्रजाति है संघाई। उसके अलावा असम में देखेंगे तो असम में यहाँ पे एक है जोनबिल मेला। यहाँ पर बड़ी फेमस लगता है जोनबिल मेला। बाकी अम्बुबाची तो पढ़ा ही था अभी, अम्बुवाची मेला यहाँ पे है। बाकी असम में देखेंगे तो यहाँ पे बोडो जनजाति पाई जाती है, जो बगुरुम्बा नृत्य करती है। बगुरुम्बा नृत्य। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्य का निहित? अब देखो भाग की बात कर रहे हैं ना, भाग, तो देखो कौन कौन सा है। क्या भाग आपका ये 17 है? क्या 17 में है? क्या ये 14 में है? क्या आपका ये 16 में है? क्या आपका ये अच्छा ये 15 में है? ऊपर देखो, क्या ये 15 में है या फिर 14 में है? ठीक है, तो ये था ना कि संघ लोक सेवा आयोग। तो हमने पढ़ा कि संघ लोक सेवा जो आयोग जिसका उल्लेख हम लोगों ने कर रखा है किसमें? तो भाग 14 में है। ठीक है ना, भाग 14 में ही तो है। किसमें है? भाग 14 में है। अच्छा अब देखो यहाँ पर आपसे पूछे
कि भाग 15 में क्या है, क्या यहाँ पे केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, यहाँ पे क्या है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है। भाग 17 में देखा जाए तो यहाँ पे राजभाषा की बात की गई है, ठीक है। 14 में तो आपका संघ लोक सेवा आयोग हो गया। 16 में देखा जाए तो कुछ विशेष वर्गों के लिए आयोग की बात की गई है, आयोग की बात की गई है, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपका संघ लोक सेवा आयोग दिख रहा है, ये संवैधानिक निकाय हो गया है नहीं, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10 जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? राजेंद्र खन्ना, अरविंद कुमार, सामंत गोयल या रामेश्वर नाथम। ये 2022 की बात है, तो वहाँ पे समय सामंत गोयल का ये कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। लेकिन वर्तमान की बात करोगे तो वर्तमान में जो रॉ है यानी कि RAW, ये भारत का क्या है? ये खुफिया एजेंसी है भारत की। ये क्या है? तो खुफिया एजेंसी क्या है? खुफिया एजेंसी। अब वर्तमान क्योंकि ये 24 अगर मैं सितंबर 2024 चल रहा है ना, सितंबर 2024 चल रहा है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इसके वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, तो वो है कौन? रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा। तो हालांकि ये जब ये हटे थे तो फिर इनकी जगह पे आए थे और ये लगभग 2025 तक ये रहेंगे। तो ये रॉ के क्या हैं? वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। अब जो रॉ है, रॉ से पूछा गया कि इसकी स्थापना जब पूछेगा तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सितंबर 1968 में, 1968 में। इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1965 में, तब इसकी आवश्यकता पड़ी। तो हमें लगा तब इसकी स्थापना हुई थी रॉ की, ठीक है ना, रॉ की हुई थी, ठीक है। किसकी हुई थी? रॉ की हुई थी। और वर्तमान में अगर देखा जाए जो CBI की बात करते हैं तो शायद CBI के कौन है? CBI के समय महानिदेशक कौन है? CBI के महानिदेशक, ठीक है। तो ये समय है प्रवीण सूद, प्रवीण सूद, ठीक है। और इसकी स्थापना 1963 में होती है। मुख्यालय सबका दिल्ली में है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप इन क्वेश्चनों को मतलब पेपर देने आप जाएंगे जब भी, तो उस समय एक बार आप इनको देख लेना। हो सकता है कि डाटा बदल जाए। बदलने का मतलब ये है कि इनके महानिदेशक जो भी अध्यक्ष हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो जब भी जाएंगे तो एक बार चेक कर लेंगे। अभी तो वर्तमान में भाई सितंबर 2024 है, तो हो सकता है कि ये अभी वर्तमान में ये है। आगे हो सकता है कि 2 महीने 4 महीने कुछ साल जब तक तो कार्यकाल इनका होगा ये हट भी सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे एक संस्था और आपने सुना होगा IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है नी। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जो महानिदेशक हैं, वो हैं तपन कुमार। कौन है? तपन कुमार। इसकी स्थापना IB की हुई थी 1863 में। ये काफ़ी पुराना 1887 में, 53 का 1887 में, ठीक है। सबका मुख्यालय दिल्ली में ही है, ठीक है। देखिए लिखा है व्यक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो ये ऐसे सवाल आपके हैं, ये ऐसे सवाल हैं जो आपको मेरे हिसाब से अगर भाई आप अगर ठीक है अगर इकोनॉमिक्स से अच्छे ज्ञाता हो तो आप कर भी सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना ही ज़्यादा उचित है। क्योंकि इनको जब आप पढ़ोगे ना, ये 4 ऑप्शन को ही पढ़ोगे तो आप 5 मिनट तो इसी में गंवा दोगे, है नहीं, होगा है नहीं ये, है नहीं।
तो होगा है नहीं, तो इससे अच्छा है कि इसको स्किप किया जाए और आगे समय बचाया जाए, क्योंकि एसएससी जीडी में समय की ही मारामारी है। आप देख पा रहे हो कि 80 क्वेश्चन तुम्हें 60 मिनट में करना है, उसमें भी 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के, तो कितना चैलेंजिंग है। तो ऐसे क्वेश्चनों को मेरे हिसाब से लग रहा है कि आपको छोड़ना ही ज़्यादा उचित होगा। कुछ ऐसे सवाल आते ही हैं जो आपको छोड़ना ही चाहिए, छोड़ने के लिए ही आते हैं। तो वैसे इसमें सही आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है, यानी कि 4th, ठीक है ना, क्या है, डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने हैं? मनोज तिवारी, आदर्श शास्त्री, संजीव झा या दुर्गेश पाठक, या दुर्गेश पाठक, ठीक है, दुर्गेश पाठक। तो इस ये आपको ध्यान रखना, उस समय दुर्गेश पाठक ही बने थे, ठीक है। अभी तो राघव चड्ढा आप देखेंगे तो सांसद है, तो अब वहाँ पे पहले विधायक थे। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? हाँ, ये सवाल देखो आपके लिए क्या है, बेहतर है, अच्छा है। कह रहा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल एनडीसी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में, लेकिन कब? 6 अगस्त को। कब हुई थी? 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को स्थापना हुई थी किसकी? तो ये हुई थी एनडीसी की। लेकिन हुआ क्या, आप देखेंगे कि चाहे आपका ये योजना आयोग हो, योजना आयोग प्लस जो आपका ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इन दोनों का विलय कर दिया गया, ठीक है ना, इन दोनों को मिला दिया गया और मिलाने के बाद बनाया गया क्या? तो बनाया गया नीति आयोग बनाया गया, ठीक है, क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो ये नीति आयोग बना दिया गया, इन दोनों का मर्ज करके बना दिया गया, ठीक है। हालांकि इसकी स्थापना आप देखेंगे, जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है, इसकी 52 में हुई थी। तो दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कहोगे इसके अध्यक्ष तो पीएम ही होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो नेशनल आप कहोगे कि इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसका क्या है? पूरा फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का, ठीक है। तो ये आपको इतना बातें ध्यान रखना है, इन दोनों को मिला के बनाया गया था नीति आयोग। अब देखिए, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी। अब कौन होगा भाई पश्चिम में? तो भारत के पश्चिम में कौन है, आप खुद ही बताओ। भारत के पश्चिम में क्या है भाई? अगर ये भारत का क्या है, आपका मैप है, ठीक है, इस तरीके से। तो यही तो पश्चिम है ना, पश्चिम कौन सा है? तो पश्चिम तो यही है, पश्चिम है नहीं। तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में यहाँ तो अरब सागर है, क्या है? अरब सागर है। इस साइड में देखेंगे, पूर्व वाले साइड में, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और नीचे के साइड में क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर ध्यान रखना, थर्ड, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर ये है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का सबसे उत्तरी जलीय निकाय कौन सा है? वो है अरब सागर। वो कौन सा है? अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर हो जाता है, ठीक है, अरब सागर हो जाता है। अब जो ये हिंद महासागर है, इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है? तो इसका आकार है त्रिभुजाकार,
त्रिभुजाकार है। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध महासागर, क्योंकि ऊपर से तो ये घिरा हुआ है। तो आप देखें हिंद महासागर के पूरब में ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखो, ये आपका हिंद महासागर है ना। अगर हम मान लें कि ये क्या है आपका इंडियन ओशियन है, ये क्या भैया इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन है। तो अगर इंडियन ओशियन है तो इसके पूरब में क्या है? इसके पूरब में है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। इसके उत्तर में किसका विस्तार है? तो वो है एशिया का है। किसका विस्तार है? एशिया का है। इसके पश्चिम में किसका विस्तार है? तो बताएंगे अफ्रीका का विस्तार है। किसका है? अफ्रीका का विस्तार है। जबकि इसके दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं इसके दक्षिण में आपको मिलेगा अंटार्कटिका, ठीक है, और साथ में मिलेगा दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर का क्या है? विस्तार हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप इन सभी को, ठीक है। तो अरब सागर से भारत के कितने? अरब सागर से भारत के कितने? तो कहेंगे 5 राज्यों की सीमा लगती है। और बंगाल की खाड़ी से कितने की लगती है? तो 4 की लगती है, 4, ठीक है, 4 की लगती है। अगला जाओ, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए एशियाई खेल 2018 में कितने खेल शामिल थे? 36, 41, 47, 55। तो इसमें शामिल थे टोटल कितने खेल? 47। कितने थे? 47। हालांकि एशियाई खेल 2018 वाला जो भी ये जहाँ हुआ था, ये हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इसका हुआ था आयोजन। लेकिन अब एशियाई खेल जो है जो 2022 में हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? एशियाई खेल 2022 में हुआ है हांगझाऊ, ठीक है, हांगझाऊ। हांगझाऊ कहाँ पे? तो बताएंगे चीन में। कहाँ पे हुआ है? चीन में। और इसका मैं बात करूँ, शुभंकर इस बार का क्या रहा है? शुभंकर वो है आपका कांग, फिर है आपका लियोन, फिर है आपका कांग हो गया, लियोन होगा, और एक आपका चिन करके है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 3 इसके थे, ठीक है। कांग हो गया, लियोन होगा, और एक चिन करके है। और ये तीनों क्या है? रोबोट। क्या है? रोबोट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा 2022 वाला तो यहाँ हुआ, अगर 2000 अगर पूछ ले 26 वाला कहाँ होगा? 2026 तो ये जापान में होगा, ठीक है। कहाँ होगा भाई? जापान में होगा। कहाँ पे होगा? जापान में होगा, ठीक है। और जापान के 2 शहर हैं, एक है नगोया और दूसरा है आइची, ठीक है, आइची। ये 2 शहरों में होने वाला है। अगर जो फिर बात करें 26 नहीं 2030 की बात करते हैं, ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका कहाँ पे? दोहा में होगा। दोहा कहाँ पे? तो कतर में होगा, ठीक है। 34 का 2034 वाला यूएई में होगा, ठीक है। तो इतना नहीं आप ध्यान रखो, आप इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। गुरु पंकज चरणदास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? कथक, ओडिसी, मणिपुरी या मोहिनी अट्टम? तो देखिएगा इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है कौन सा? ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। तो ये जो आपके गुरु पंकज चरणदास हैं, ये ओडिसी के जनक माने जाते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे लिखा भी है हालांकि प्रतिपादक, ठीक है, प्रतिपादक। तो अब जो ये ओडिसी नृत्य है, इसकी कुछ प्रसिद्ध, अगर मैं नृत्यांगनाओं की बात कर लूँ, प्रसिद्ध नृत्यांगना, एक नाम आएगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह,
इनसे सवाल ये बनता है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण या पद्म भूषण या संगीत नाटक अकेडमी प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन ही, तो है सोनल मानसिंह है। कौन है? सोनल मानसिंह है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे, सोनल मानसिंह है। उसके अलावा आप देखेंगे सुजाता महापात्रा भी इसे संबंध रखती हैं। सुजाता महापात्रा, ठीक है, तो ये नाम आ जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें मणिपुरी वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ संबंध रखती हैं झावेरी बहनें। कौन है? झावेरी बहनें। झावेरी बहनें, हालांकि 4 बहनें हैं, जैसे सुनंदा नायर, जैसे 4 बहनें हैं आप देखेंगे, जैसे दर्शना, सुवर्णा, रंजना, ठीक है, और नैना। ये 4 बहनें हैं जिनका संबंध मणिपुरी से, इन्हें हम लोग झावेरी बहनें कहते हैं। तो इन सभी मणिपुर संबंध रखते हैं। मोहिनी अट्टम से अगर बात करें तो एक नाम आता है सुनंदा नायर। सुनंदा नायर, ठीक है, ये बहुत ही फेमस नृत्यांगना है। किसकी? तो मोहिनी अट्टम के। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम ये केरल का है। कहाँ का है? एक केरल का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उड़ीसा का है। कथक देखा जाए तो ये उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है, और कथक से कई सारे लोगों का संबंध है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, देखो एक तो है हमारी कौन? सितारा देवी। सितारा देवी, हालांकि यहाँ पे संबंध एक रखा जाएगा, देखो गिरिजा देवी। इसके अलावा बिरजू महाराज। इसके अलावा एक है शोभना नारायण। ठीक है, तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादकों तक। यह किस उद्योग की बात हो रही है? वस्त्र, निजी क्षेत्र उद्योग, लघु उद्योग, लोहा और इस्पात। तो देखो जो वस्त्र उद्योग है ना, इसमें हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो उच्च मूल्य का कोई भी उत्पाद हो, वो सब हम लोग अपने भारत में ही बना लेते हैं। 18 नंबर है क्वेश्चन कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? सुमित्रा महाजन, मंजमा जोगती, छुटनी देवी या शांति देवी। तो इसमें सही आंसर है मंजमा जोगती। ठीक है, इनको 2021 में अभी क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। फिर देखो चोल काल के दौरान मुचिंद वेलम और अरियार डैश डैश की उपाधियां होती थी। धनी भूस्वामियों के, राजा के मंत्री के, राजा के पुत्र के, या सेना का सेनापति का। तो ये सही आंसर है क्या इसका? तो ये है धनी भूस्वामियों की। अब देखो जो चोल काल है ना, चोल काल में कितने? तो 3 प्रकार के गांव होते थे। 3 प्रकार के क्या होते थे? गांव होते थे। एक का नाम क्या था? महासभा। एक का नाम है नगरम, ठीक है, और एक का नाम होता था उर। ठीक है, तो महासभा सभा की बात होती थी। तो देखो जो आपका ये इसमें उर है, ये इसमें सामान्य लोगों के गांव होता था। सामान्य लोगों का एक गांव था। नगरम था, ये व्यापारियों का गांव था या व्यापारियों से संबंधित था। ठीक है, और जो महासभा था ये उच्च वर्ग के लोगों से संबंधित था। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण लोग या फिर कह सकते हैं विद्वान लोग इसमें आते थे, वो महासभा कही जाती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चोल काल, तो चोल काल, चोल कहाँ के शासक थे? तो ये कह सकते चोल जो थे, चोल वंश,
ये तमिलनाडु वाले हिस्से में। तो इनकी नेवी बहुत अच्छी थी, इनकी नेवी बहुत अच्छी थी। तमिलनाडु में इनका क्या था, शासन प्रशासन चलाते थे ये लोग, ठीक है। तो आज देखो 20वां यानी कि अंतिम सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। तो इसमें है सैयद अहमद खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद है आज़ादी नहीं, फिर देखो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो बताओ भी इसमें से क्या आंसर सही है, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। अब इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंटियर या इन्हें कहते हैं सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं इनको, सीमांत गांधी कहते हैं, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये एक्टिव थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या किया था, लाल कुर्ती, रेड शर्ट, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, आंदोलन चलाया, ठीक है। खुदाई खिदमतकार का मतलब होता है ईश्वर का सेवक। क्या होता है, ईश्वर का सेवक, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार को भी इनके ध्यान रखना कि ये क्या है, प्रथम विदेशीय व्यक्ति जिनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। तो ऐसे दो लोग हैं जो भारत से बाहर के हैं लेकिन उनको भारत रत्न दिया गया, एक है अब्दुल गफ्फार खां, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो इसको अच्छे से आप वॉच किए होंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।